अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका लेक्चर नंबर 2 है पाक स्टडी का 9th क्लास का, और आज का टॉपिक है हमारा तहरीक खिलाफत 1919। तहरीक खिलाफत जब 1914 में शुरू होने वाली पहली जंग अज़ीम में तुर्की ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जर्मनी का साथ दिया। जंग में जर्मनी और उसके हलीफों को शिकस्त हुई। जंग के खात्मे पर अंग्रेज़ों ने अपने हलीफों को साथ मिलाकर तुर्की को सऊदी अरब, शाम, इराक, फ़लस्तीन और उर्दन के इलाकों से महरूम कर दिया, जिससे तुर्की का वजूद ख़तरे में पड़ गया। इस तरह तुर्की की खिलाफत को बचाने के लिए बरसगीर के मुसलमानों ने 1919 में एक मुल्कगीर तहरीक का आगाज़ किया, जिसे तहरीक खिलाफत के नाम से याद किया जाता है। इस तहरीक के मकासद दर्ज झैल हैं: तुर्की की खिलाफत कायम रखी जाए, मुसलमानों के मक़दस मुकामात तुर्कों की हिफाजत में रहें, तुर्की की हदूद में तब्दीली ना की जाए। तहरीक खिलाफत की डेट याद रखिए 1919 में, और इसका पस मंज़र जो है वो मैंने अभी आपको बताया कि जब पहली जंग अज़ीम में तुर्की ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जर्मनी का साथ दिया, लेकिन जर्मनी और इसके हलीफों को शिकस्त हुई, तो अंग्रेज़ों ने अपने हलीफों को मिलाकर तुर्की को इसके इलाकों से महरूम कर दिया, जिससे इसका वजूद ख़तरे में पड़ गया। और तुर्की की खिलाफत को बचाने के लिए बरसगीर के मुसलमानों ने तहरीक चलाई। इसे तहरीक खिलाफत कहते हैं, और इसके मकासद जो है नीचे दिए हुए हैं, ये आप याद कीजिए। ये भी इसके बाद है तहरीक अदम ताउन। इस तहरीक के अहम मकासद हस्बे झैल थे: हुकूमत के साथ अदम ताउन, सरकारी मुलाजमों को तर्क करना, फौज में मुसलमानों को भर्ती ना होना, अंग्रेज़ी मसनूआत का बॉयकॉट करना, अदालती बॉयकॉट, बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में ना भेजना, अंग्रेज़ों के अता करदा खिताबात को वापस करना। ये तहरीक अदम ताउन के कोई से भी 4 मकासद आप याद कर लीजिए। उसके बाद है तहरीक हिजरत 1920। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का। 1920 में चंद उलमा इकराम ने फतवा जारी कर दिया कि बरसगीर दारुल हर्ब है। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। मुसलमानों का अंग्रेज़ों की अलमबरदारी में रहना जायज़ नहीं है, इन्हें दारुस्सलाम हिजरत कर जानी चाहिए। चुनांचे मुसलमान अपनी जायदादें बेच के अफ़गानिस्तान हिजरत कर गए। अफ़गानिस्तान ने इनको अपने मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त ना दी और इन्हें मजबूर कर दिया कि वो अपने मुल्क वापस चले जाएं। जब ये लुटे पुटे मुसलमान वापस आए तो बर्बादी के सिवा इनके पास कुछ ना था। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जदीद तुर्की के बानी ने तुर्की में खिलाफत का खात्मा कर दिया और ये तहरीक ख़त्म हो गई। अब तहरीक हिजरत के बारे में आपसे क्वेश्चन है, तो आपने बताना है ये कि 1920 में चंद उलमा ने फतवा जारी कर दिया कि बरसगीर दारुल हर्ब है, यहाँ मुसलमान अंग्रेज़ों के अलमबरदारी में यानी उनकी हुकूमत में इनका रहना जायज़ नहीं, इन्हें दारुस्सलाम की तरफ हिजरत करनी चाहिए। तो मुसलमान अपनी जायदादें बेचकर अफ़गानिस्तान की तरफ चल दिए, लेकिन अफ़गानिस्तान ने उन्हें अपने मुल्क में दाखिल नहीं होने दिया और मजबूरन वो वापस आए और उन्हें बहुत ही बुरे हालात का सामना करना पड़ा। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जदीद तुर्की के बानी है, ये भी अंडरलाइन कीजिए, और तुर्की की खिलाफत का खात्मा भी इन्होंने किया था। आगे है नेहरू रिपोर्ट 1928। नेहरू रिपोर्ट मुसलमानों के साथ माजी में किए गया मुआहिदा लखनऊ जो 1916 में हुआ था, इस पर पानी फेर दिया और जुदागाना इंतखाबात के असूल को रद्द करते हुए इनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को मानने से इनकार कर दिया। मुसलमान अपनी तरक्की और बका के लिए लाजमी समझते थे कि नेहरू रिपोर्ट की वजह से दोनों कौमों के माबैन ताल्लुकात ख़राब हो गए। ये होगी नेहरू रिपोर्ट 1928। फिर कायदे-ए-आज़म के 14 नुकात 1929। ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का। कायदे-ए-आज़म के 14 नुकात आपने 8th क्लास में भी पढ़े होंगे, तो ये 14 नुकात वही हैं, आपको याद करने में भी आसानी होगी। मैं आपको इसकी वजाहत कर देती हूँ। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया और 1929 में अपने 14 नुकात पेश किए जो दर्ज झैल हैं। आइंदा आइन वफाकी तर्ज का होगा, जिसमें सूबों को ज़्यादा खुद मुख्तारी दी जाएगी, यानी आइन को वफाकी तर्ज पे बनाया जाएगा। वफाकी आइन में सूबों को खुद मुख्तारी ज़्यादा दी जाएगी। तमाम सूबों को एक ही असूल पर दाखिली खुद मुख्तारी दी जाएगी, यानी दाखिली खुद मुख्तार सूबे खुद मुख्तार होंगे और इसके लिए एक ही असूल बनाया जाएगा। सूबों में अक़लियतों को मुनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी। सूबों में जितने भी अक़लियतों में लोग थे, जैसे मुसलमान, क्रिश्चियंस और बहुत सी ज़ातें थीं जो अक़लियत में थीं, उनको भी नुमाइंदगी दी जाएगी। मरकज़ी असम्बली में मुसलमान मेंबरान की तादाद का 1/3 से कम ना होगा, यानी जो
फेडरल जैसे हमारी नेशनल असम्बली है ना, इसी तरह मरकज़ी असम्बली बर सगीर की में मुसलमान जो थे उनके मेम्बरान की तादाद 1/3 से कम नहीं होगी। जुदागाना इंतखाबात का असूल हर फ़िरके पर लागू होगा। अलबत्ता कोई फ़िरका चाहे तो अपनी मर्ज़ी से मखलूत तरीका इंतखाबात कबूल कर सकता है, यानी जितने भी फ़िरके हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी जो थे सबके लिए था कि वो सब अपने इंतखाबात जुदागाना इंतखाबात के तहत इंतखाबात लड़ेंगे, लेकिन अगर कोई किसी के साथ मिलकर इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहता है तो वो उसकी मर्ज़ी। सूबों की हदूद में ऐसी कोई भी तब्दीली ना की जाए जिससे पंजाब, बंगाल, शुमाल मगरबी सरहदी सूबे की मुस्लिम अक्सरियत मुतासिर हो। तमाम लोगों को 7 पॉइंट है इसका, तमाम लोगों को यकसा मजहबी आज़ादी दी जाए। अगर कोई मसूदा कानून किसी ख़ास फ़िरके से मुतालिक हो तो इस फ़िरके के 3/4 अरकान इस मसूदे के ख़िलाफ़ राय दे दें तो इसे नामंजूर कर दिया जाए। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दे देती हूँ कि अगर मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई मसूदा कानून बनाया गया है किसी मुसलमानों के लिए और मुसलमानों में से 3/4 अरकान जो हैं वो कह दें कि हमें ये मंजूर नहीं मसूदा, तो उस कानून को या उस शिक को नामंजूर कर दिया जाएगा। सिंध और बम्बई पहले इकट्ठे थे। आपने अपने 9वें नकात में कहा कि बम्बई को एक अलग सूबा बना दिया जाए, बलूचिस्तान, और 10वें पॉइंट में बलूचिस्तान और शुमाल मगरबी सरहदी सूबे में दीगर सूबों की मानद इस्लाहात नाफिज की जाएँ। सरकारी मुलाजमतों में मुसलमानों को इनकी अहलियत और तनासब के लिहाज से हिस्सा दिया जाए। मुसलमानों को मजहबी और सकाफती तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। सूबाई और मरकज़ी वजारतों में मुसलमानों को कम अज़ कम 1/3 नुमाइंदगी दी जाए, यानी सूबाई सतह पर भी और मरकज़ी वजारतों में भी, यानी जो वज़ीर बनाए जाए उनमें मुसलमान कम अज़ कम 1/3 उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। आइन में सूबों की मर्ज़ी के बगैर कोई तब्दीली ना की जाए, यानी जो भी आइन हो उसमें जब तक सूबों की मर्ज़ी शामिल ना हो कोई तब्दीली ना की जाए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 नकात का तजज़िया किया जाए तो ये कहना बेजाना होगा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने न सिर्फ मुसलमानों के सियासी हकूक़ की तर्जमानी की बल्कि हिंदुस्तान में दस्तूरी इस्लाहात का भी बुनियादी ढांचा भी मुहैया किया। कायद-ए-आज़म के 14 नकात आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है और आपने इसको याद करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलामा मोहम्मद इकबाल का खुतबा 1930। ये आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। इलामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर और पाकिस्तान का तस्वुर पेश करने वाली शख्सियत। मुसलमानों ने बरस की ये ख्वाहिश थी कि इनका एक अलग तशख़्ख़ुस तस्लीम किया जाए। इस सिलसिले की कड़ी इलामा मोहम्मद इकबाल का खुतबा 1930 है। मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि इनके मजहबी, सियासी और माशरती हकूक़ को सलब कर लिया जाए, लिहाजा मुसलमान अपने लिए अलग मुल्क का मुतालबा कर दिया, जिसको इलामा मोहम्मद इकबाल ने अपने खुतबे में इस तरह पेश किया। मेरी ख्वाहिश है कि पंजाब, सरहद, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक रियासत बना दी जाए, ख्वाह हिंदुस्तान बरतानवी सल्तनत के अंदर रहकर या बाहर रहकर आज़ादी हासिल करें। मुझे शुमाल मगरबी मुस्लिम रियासत का क़याम कम अज़ कम शुमाल मगरबी इलाकों के मुसलमान का मुकद्दर नज़र आता है। कायद-ए-आज़म की ख्वाहिश थी कि मुसलमान ने बरसगीर एक क़ुव्वत बनकर उभरें। इलामा मोहम्मद इकबाल ने इस तस्वुर को आगे बढ़ाते हुए खुतबा इलाहाबाद में अलग रियासत का तस्वुर दिया। 1933 में चौधरी रहमत अली ने इलामा मोहम्मद इकबाल के इस तस्वुर को पाकिस्तान का नाम दिया। कायद-ए-आज़म ने 1934 में मुस्लिम लीग की बागडोर संभाली और मुस्लिम लीग के सियासी इस्तेहकाम के लिए इस जमात को मजबूत और फाल बनाया। अब एक और बात देखिए, पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1930 में हुई, इधर बॉक्स में राइट साइड पे लिखा हुआ है। दूसरी 1931 में और तीसरी 1932 में हुई और कहाँ हुई? लंदन में। उसके बाद 1935 का आइन और सूबाई खुद मुख्तारी। 1935 में बरतानवी हुकूमत ने बरसगीर में एक नया आइन मुतारफ़ करवाया जिसमें सूबाई खुद मुख्तारी को अव्वलियत दी गई। इस आइन के तहत 1973 में इंतखाबात कराए गए जिसमें कांग्रेस के वाज़ेह अक्सरियत हासिल की।
اکثریت حاصل کرنے کے بعد کانگریس نے مسلمانوں کی الگ شناخت ختم کرنے کا پروگرام بنایا۔ ہندوؤں نے اس سلسلے میں مسلمانوں پر مذہبی پابندیاں لگانے کی کوشش کی، مسجدوں کے باہر شور غل کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں پر ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے گئے، اسکولوں میں اردو کی جگہ ہندی راج کرنے کی کوشش کی گئی، گاندھی کی مورتی کی پوجا کرنے پر زور دیا گیا، مسلمان بچوں کو ماتھوں پر تلک لگانے کو کہا جانے لگا، مسلمانوں کے اس کے خلاف نفرت پر مبنی وندے ماترم کا ترانہ گانے کے لیے مجبور کیا گیا۔ اس رویے کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں نے الگ ملک کے مطالبے کا جذبہ اور بڑھ گیا۔ 1938 میں پٹنہ کے مقام پر مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں محمد علی جناح کو قائد اعظم کے لقب سے نوازا گیا۔ اسے انڈرلائن کیا ہوا ہے میں نے، آپ اس کو انڈرلائن کیجیے۔ 1939 میں جب کانگریسی وزارتوں کا خاتمہ ہوا، کب خاتمہ ہوا؟ 1939 میں۔ تو قائد اعظم مسلم لیگ کی اپیل پر مسلمانوں نے 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منایا، اس کو بھی انڈرلائن کر لیجیے۔ اس کے بعد ہے قرارداد لاہور 1940۔ اس کے بارے میں بھی بچوں آپ کو پتہ ہے، پچھلی کلاس میں آپ نے اس کے بارے میں پڑھا کہ یہ قرارداد مسلم لیگ کا 27ویں سالانہ اجلاس میں قائد اعظم کی صدارت میں 23 مارچ 1940 کو یہ قرارداد پیش کی گئی، اور کس نے پیش کی؟ شیر بنگال مولوی A.K. فضل الحق نے۔ قائد اعظم نے اپنے صدارتی تقریر میں مسلمانوں کے سیاسی مسائل اور دو قومی نظریے پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ قرارداد کا متن کیا تھا؟ قرار پایا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی متفقہ رائے ہے کہ کوئی آئینی منصوبہ اس ملک میں قابل عمل اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا جب تک مندرجہ ذیل بنیادی اصولوں کی روشنی میں اس کو تیار نہ کیا جائے۔ آسان بات یہ ہے کہ مسلم لیگ کے جتنے بھی اراکین تھے ان سب کی رائے تھی کہ کوئی بھی آئینی منصوبہ نہیں منظور کیا جائے گا جب تک مسلمان اس کو منظور نہیں کریں گے، اور وہ بناتے ہوئے ان باتوں کو اگر مد نظر نہ رکھا جائے، یعنی جغرافیائی طور پر جڑی ہوئی وحدتوں کی حد بندی ایسے خطوں میں کی جائے، علاقوں میں مناسب رد و بدل کے ساتھ، کہ جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، مثلا ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی حصے، ان کی تشکیل اس طرح آزاد ریاستوں کی شکل میں کی جائے کہ اس میں شامل ہونے والی وحدتیں خود مختار ہوں اور انہیں مکمل اقدار حاصل ہو۔ اس کے علاوہ ان وحدتوں اور خطوں میں اقلیت کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ وہ علاقے جہاں مسلمان اقلیتوں میں ہیں وہاں بھی ان کے حقوق اور مفادات کا مناسب تحفظ کیا جائے۔ گاندھی اور ہندوؤں نے اس قرارداد کی مخالفت کی۔ برطانوی پریس نے اس قرارداد کو جناح کا پاکستان قرار دے دیا۔ اس قرارداد کے صرف 7 سال بعد مسلمانہ نے برصغیر نے اپنی جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان بنا لیا۔ اس کے بعد ہے کرپس مشن 1942 یعنی 1942 میں۔ دوسری جنگ عظیم کب شروع ہوئی؟ 1939 میں اور ختم ہوئی 1945 میں۔ اس دوران 1942 میں حکومت برطانیہ نے سر اسٹیفن کرپس، اس کو بھی انڈرلائن کیجیے، کو ہندوستان بھیجا، جس نے تمام سیاسی پارٹیوں کو چند نکات پر متفق کرنے کی کوشش کی، یعنی سب کو اکٹھا کریں، سب اس کی ان پوائنٹس کو مان لیں۔ کرپس مشن کی تجاویز درج ذیل ہیں۔ جنگ کے بعد برصغیر تاج برطانیہ کے ماتحت ہوگا، لیکن اندرونی اور بیرونی معاملات میں برطانوی حکومت کسی طرح کی دخل اندازی نہیں کرے گی، یعنی تاج برطانیہ کے ماتحت حکم تاج برطانیہ کا ہوگا، لیکن اندرونی بیرونی معاملات میں برطانوی حکومت کسی طرح کا بھی دخل اندازی نہیں کرے گی۔ دفاع، امور خارجہ، مواصلات وغیرہ سمیت تمام شعبے ہندوستانیوں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ تیسرا پوائنٹ ہے آئین سازی کے لیے ایک مرکزی اسمبلی منتخب کی جائے گی، یعنی آئین سازی یعنی قانون بنانے کے لیے ایک اسمبلی بنائی جائے گی جس کے چناؤ کا یعنی جس کا انتخاب کا اختیارات صوبائی قانون ساز اسمبلیوں کے ارکان کو حاصل ہوگا، یعنی صوبائی قانون ساز جو اسمبلیاں ہیں ان کے ارکان جو ہیں اسے مرکزی اسمبلی کو منتخب کریں گے۔ آئین مکمل ہو گیا تو اس کے ہر صوبے کی توثیق کے لیے بھیجا جائے گا۔ جو صوبہ آئین کو پسند نہیں کرے گا وہ بااختیار ہوگا کہ مرکز سے علیحدہ ہو کر اپنی آزاد حیثیت قائم کر لے، یعنی جس کو یہ منظور نہیں، آئین کی کوئی بھی شکل اسے نہیں پسند یا اسے آئین نہیں پسند، تو اس کو وہ اختیار ہوگا کہ وہ مرکز سے علیحدہ ہو کر اپنی آزاد حیثیت قائم کر لے۔ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں۔ کرپس مشن کی تجاویز 4 ہیں۔ آپ اس کی پہلی، دوسری اور چوتھی تجاویز میں سے 3 یاد کر لیجئے، یہ آپ کو کوشچن
पूछा जा सकता है कि कोई क्रिस मिशन कब आया हिंदुस्तान में, किसकी क़यादत में आया और इसकी तजावीज़ क्या हैं। कोई सी 2 या 3 तजावीज़ लिखें तो आप पहली, दूसरी और चौथी याद कर लें। सर स्टीफन क्रिस्प की ये तजावीज़ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अलावा दूसरी सियासी जमातों ने भी मुस्तरद कर दी। मुसलमानों का मुतालबा सिर्फ अलहदा ममलिकत का हसूर रहा, जिसको कांग्रेस मानने के लिए तैयार न थी, जिसके लिए मुसलमानों ने अपनी जद्दोजहद तेज़ करनी पड़ी। 1945 में वेवेल प्लान पेश हुआ, जिसके खिलाफ कायद आज़म चट्टान बन गए। कायद आज़म ने मुस्लिम लीग को मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात साबित करने की कोशिश की, जिसे कांग्रेस ने मानने से इनकार कर दिया। उससे अगला पॉइंट है हमारा शिमला कॉन्फ्रेंस और इंतखाबात। जब 1945 में बरतानिया को इस बात का यकीन हो गया कि वो जंग में फतह हासिल कर लेगा, तो वायसराय लॉर्ड वेवेल ने ऐलान किया कि वायसराय की इंतज़ामी कौंसिल में तमाम तर हिंदुस्तानी अरकान शामिल होंगे, कि वायसराय की इंतज़ामी कौंसिल जो बनाई जाएगी उसमें तमाम तर अरकान जो हैं वो हिंदुस्तानी होंगे, यानी हिंदुस्तान से होंगे। इसमें तमाम तर सियासी जमातों को आबादी के तनासुब से नुमाइंदगी मिलेगी, यानी आबादी के लिहाज से इस सियासी जमात में तमाम अरकान जितने भी मुसलमान, हिंदू, सिख सबको इसकी नुमाइंदगी मिलेगी। मुसलमान और हिंदुओं की तादाद बराबर होगी। 1945 में इन तजावीज़ पर गौर करने के लिए शिमला के मुकाम पर कॉन्फ्रेंस का इनाकाद हुआ। कौंसिल में 5 मुस्लिम अरकान शामिल करने की तजवीज़ थी, जबकि कांग्रेस का मुतालबा था कि वो एक मुस्लिम नुमाइंदा नामजद करेगी। कायद आज़म ने कहा कि 5 मुस्लिम अरकान को मुस्लिम लीग ही नामजद करेगी, क्योंकि मुसलमानों की नुमाइंदा जमात मुस्लिम लीग ही है। इसी नुक्ता पर शिमला कॉन्फ्रेंस नाकाम हो गई। जब शिमला कॉन्फ्रेंस में इस बात का फैसला ना हुआ कि मुस्लिम लीग मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है, तो इस बात का फैसला 1945 और 46 के इंतखाबात में हुआ। मुस्लिम लीग ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की और मुसलमानों के लिए मखसूस नशिस्तों पर मुकम्मल कामयाबी हासिल कर मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात बन गई। सबसे अहम बात यह थी कि शिमला कॉन्फ्रेंस में उन तमाम तजावीज़ को कोई भी मानने के लिए तैयार ना हुआ। मुसलमान अरकान 5 शामिल करने थे। कांग्रेस चाहती थी कि वो सिर्फ एक मुस्लिम नुमाइंदा नामजद करे, जबकि कायद आज़म ने कहा कि वो 5 अरकान मुस्लिम लीग ही नामजद करेगी। इस तरह शिमला कॉन्फ्रेंस जो थी वो नाकाम हो गई। अब इसका फैसला 1945 और 46 के इंतखाबात ने किया कि मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात मुस्लिम लीग है, क्योंकि मुस्लिम लीग ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की और जितनी मुसलमानों की मखसूस नशिस्तें थीं इस पर मुकम्मल नशिस्तें जो थी मुसलमानों की मुस्लिम लीग को हासिल हुई। और एक और अहम बात आपको बता दूं कि शिमला भारत की रियासत हिमाचल प्रदेश का एक तफरीही मुकाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है काबीना मिशन प्लान 1946। 1946 1945 में इंग्लिस्तान में लेबर पार्टी की हुकूमत आई। बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान में बढ़ती हुई सियासी बेचैनी के पेश नज़र काबीना मिशन भेजा, जो कि 3 अरकान पर मुश्तमिल था। इस मिशन के 2 बुनियादी मकासद थे। अब स्टूडेंट अंडरलाइन कर लीजिए कि काबीना मिशन में कितने अरकान शामिल थे, 3। इसके कितने बुनियादी मकासद थे, 2। एक, हिंदुस्तान की दस्तूरी हैसियत और हुकूमत की शक्ल वाज़ेह कर दी जाए, और दूसरी, मुसलमानों और हिंदुओं में नफ़रत की खलीज कम करके हिंदुस्तान को मुत्तहिद रखने की कोशिश की जाए, यानी तकसीम ना की जाए। लेकिन इंतखाबात ने साबित कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। काबीना मिशन के अरकान ने तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात की, मगर किसी नतीजे पर ना पहुँच सके। 19 मई 1946 को इन अरकान ने एक मंसूबे का ऐलान किया, जिसके नुमायाँ पहलू मदद झैल हैं। बरसगीर में पहला पॉइंट इसका, बरसगीर में यूनियन कायम की जाएगी जो अमूर खारजा, दफा और मवासलात की जिम्मेदार होगी। नंबर 2, मरकज़ी अमूर के अलावा बाकी तमाम इख्तियारात सूबों को दे दिए जाएंगे। सूबों को इख्तियार होगा कि वह बाहम ग्रुप बना लें और हर ग्रुप अपने दस्तूर मुरतब करे। हर 10 साल के बाद सूबों को इख्तियार होगा वो कसरत राय से आइन में तब्दीली का मुतालबा कर सकें। आसान लफ्ज़ों में बता देती हूँ, ये पॉइंट्स आप याद कीजिएगा। काबीना मिशन प्लान के अरकान ने जो मंसूबा पेश किया, इसके पहलू क्या थे, कोई 2 या 4 अगर क्वेश्चन में आ जाते हैं तो ये आपको आने चाहिए।
दूसरी बात कि लेबर पार्टी कब इंग्लिस्तान में हुकूमत में आई, 1945 में। काबीना मिशन प्लान के अरकान 3 थे और इसके मकासद क्या थे? 2 मकासद थे। एक तो हिंदुस्तान की दस्तूरी हैसियत और हुकूमत की शक्ल वाज़ेह कर दी जाए, दूसरा मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान जो नफ़रत थी उसको कम करके और कोशिश की जाए कि हिंदुस्तान को की तकसीम ना हो, उसको मुत्तहिद रखा जाए, यानी इकट्ठा रहें हिंदू और मुसलमान। और इसके अरकान ने जो पेश किया वो था बरसगीर में यूनियन कायम की जाए, यानी यूनियन बनाई जाए जो अमूर खारजा दफा और मवासलात की जिम्मेदार होगी। मरकज़ी अमूर के अलावा यानी जो फेडरल गवर्नमेंट है जैसे हमारे पाकिस्तान में, इस तरह बरसगीर की जो मरकज़ी हुकूमत है तो उसके अलावा बाकी तमाम मरकज़ी अमूर जो थे वो अंग्रेज़ों के पास होंगे, बाकी के तमाम इख्तियारात सूबों को दे दिए जाएंगे और सूबों को इख्तियार होगा कि वो बाहम ग्रुप बना लें और हर ग्रुप अपना दस्तूर यानी अपना कानून मरतब कर ले। हर 10 साल के बाद सूबों को इख्तियार होगा कि वो कसरत राय से अपने आइन में यानी अपने कानून में तब्दीली कर सके। यौम रास्त इक़दाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद रखिएगा। डायरेक्ट एक्शन डे है 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने अवामी सतह पर यौम रास्त इक़दाम मनाने का फ़ैसला किया क्योंकि हिंदू अंग्रेज़ों के बाद बरसगीर पर हुकूमत का ख्वाब देख रहे थे। इस रोज़ बरसगीर में जगह जगह जलसे किए गए जिसमें कांग्रेस के अज़ाइम को बेनकाब किया गया। स्टूडेंट, आज का टॉपिक हम यौम रास्त तक ही ख़त्म कर देते हैं। आपने क्रिप्स मिशन पढ़ा, काबीना मिशन प्लान मैंने पढ़ाया, शिमला कॉन्फ्रेंस और इसके इंतखाबात, यौम रास्त इक़दाम, यौम निजात, कायद-ए-आज़म के 14 नुकात, 1935 का आइन और सूबाई खुद मुख्तारी और सबसे इम्पॉर्टेंट अल्लामा इकबाल, मोहम्मद इकबाल का खुतबा इलाहाबाद और करारदाद लाहौर, ये आज के टॉपिक थे जो हमने पढ़े। आपने ये तमाम टॉपिक्स याद करने हैं, मैंने जो चीज़ें अंडरलाइन करवाई है उसको भी आपने पढ़ना है। 14 निकात जो हैं कायद-ए-आज़म के, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है। एक छोटी बात जो स्टूडेंट मैंने पिछली बार वैसे तो आपको कहा था कि आपने टॉपिक वाइज ही याद करने हैं, मकासद अगर बताए गए हैं, कोई मुहर्रकात बताए गए हैं तो वो तमाम बातें आपने याद करनी है। और क़याम कब है, जैसे तकसीम बंगाल, छोटी सी मिसाल दे देती हूँ, कब है? 1905 में। मनसूखी की वजह, उसको पहले तकसीम की वजह और इसको मनसूख क्यों किया गया, हिंदू और मुसलमान दोनों का रद्द-ए-अमल। मैंने आपको एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन आपके जो मेरी फ़र्स्ट रीडिंग थी फर्स्ट आपके लेक्चर में, वो एक बार आपको बता देती हूँ। पेज नंबर 19 पे आ जाइए। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर आपका 1 था तहरीक अलीगढ़ के मकासद, तो पेज नंबर 19 पे देखिए तहरीक अलीगढ़ के मकासद 3 दिए गए हैं, इसको मार्क कर लीजिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर हो गया 1। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका क्या में मुस्लिम लीग के क़याम के पस मंज़र में क्या मुहर्रकात थे, तो ये मुहर्रकात शुरू में ही दिए गए हैं, इसको अंडरलाइन कीजिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 2। इसके बाद आपका इसी रीडिंग के दौरान जो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 है तहरीक हिजरत, तो इसको भी मार्क कर लीजिए। बाकी जो बातें हैं वो सारी क्वेश्चन लॉन्ग आपका 14 नुकात है, हो सकता है कोई 2 नुकात पूछे जाए, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपने इसके 14 के 14 नुकात ही याद करने हैं। इसकी फिर मैं आपको नेक्स्ट आपको जो पढ़ाऊँगी तो इन नुकात की हेडिंग्स भी बना दूँगी। अभी आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन याद कीजिए, मिसाके लखनऊ भी याद करना है, तहरीक खिलाफत भी, तमाम चीज़ें याद कीजिए और याद करके लिख कर इसके प्रैक्टिस कीजिए। जितना लिखेंगे आपको उतना ही अच्छा याद होगा और कभी भी नहीं भूलेंगे। ये था आपका लेक्चर नंबर 2। अल्लाह हाफ़िज़।